नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेयर और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने मेयर को अवैध कॉलोनियों की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को नई अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि स्टाफ की कमी है और अधिकारियों के काम का बंटवारा किया गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयां हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनकी जो बजट्स हैं, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे कराना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। पैमाना उसका यही है कि अब किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। पहला विषय, कोई भी पुरानी जो कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए दो कंडीशन लगाई गई हैं, एक एनओसी और एक एनडीसी। एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी तरफ बकाया ना हो। एनओसी वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये है कि पर्याप्त चौड़ी गलियाँ होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनी हमने स्वीकृत कर दी हैं, लेकिन और अभी 600, 650, 700 कॉलोनी ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं। जो स्थानीय जो सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको कहते हैं, उनके अपने काम हैं। स्वच्छता का काम उनका है, शहर में सुंदरता का काम उनका है, रेगुलेशन ऑफ कॉलोनीज जो है अनऑथराइज कॉलोनीज, उनका काम उनका है। तो इस प्रकार के जितने काम हैं ये सब स्थानीय इकाइयों के होते हैं, वो सब अपने काम करते हैं। छोटे छोटे विकास के काम वो उनको बताए गए हैं। जिला परिषदों को जैसे हमने काम बताया कि बस को शेल्टर है वो उनको दे दिए, वो बनाएंगे। एनुअल मेंटेनेंस है कुछ चीज़ों का, वो उनको बताया वो करेंगे। तो जो कामों का बंटवारा, ये एक प्रकार की स्थानीय सरकारें, अलग सरकारें होती है स्टेट गवर्नमेंट से, केवल इनको फैसिलिटेट करना हमारा काम है, फंड्स देना हमारा काम है। ऑडिटिंग करेंगे, उनको काम करने की तकलीफ कोई कठिनाई आती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो उनके लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सरकारें अलग सरकारें हैं, थर्ड टियर जिसको कहते हैं। इसको सपोर्ट करना, सहयोग करना, कोई कठिनाई आए उसका हल निकालना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम। छोटे इश्यूज होते हैं जैसे कुछ कमी है, मानो स्टाफ की कमी है, वो उन्होंने बताया है। जहाँ कहीं उनको कठिनाई आती है कोई टेंडर में करने में, या कहीं छोटे मोटे भ्रष्टाचार के किस्से भी कई हमको मिलते हैं। टाइमलाइंस के हिसाब से भी कुछ था कि कुछ चीज़ों का टाइमलाइन कम किया जाए, जैसे राइट टू सर्विस एक्ट में कुछ टाइमलाइन होती हैं, कुछ चीज़ों का टाइमलाइन बढ़ाया जाए, वो निर्णय करके सब अधिकारी आपस में तय करें। तो सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे भ्रष्टाचार की जननी बताया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह मामला कोर्ट का है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही, और जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है वो इस प्रकार के अगर दहाड़े मार करके बातें कहेंगे कोई इसको भरोसा करने वाला है नहीं। और फिर उसमें भी मर्यादाएं तोड़ करके कोई आदमी कुछ करेगा तो उसका संज्ञान जनता तो लेती है। इस बार उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, तो कोर्ट ने कुछ चीज का संज्ञान लिया, इसमें हमने कुछ करना नहीं है। अगर हमारा विषय भी नहीं है, कोर्ट में दोबारा से अपील करें, अपील करने के बाद अगर उनके खिलाफ कोई गलत निर्णय हुआ तो ठीक होगा, लेकिन उस निर्णय के जो फॉल आउट है, उस फॉल आउट में मान लो एक नियम बना हुआ है और वो आज नहीं बना, बहुत पुराना बना हुआ है, 2013 से लेकर के 14 से लेकर के अब तक। ये मेरा ख्याल 13वां या 14वां उदाहरण है जब किसी की विधानसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता ये रद्द हुई है। कोई इनकी अकेले की भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी एक प्रदीप कालका चौधरी, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, बाद में कोर्ट में राहत उनको मिल गई, बहाल हो गई है। तो ये कोर्ट का एक प्रोसेस है, कोई हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। तो वहीं फिर से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले 1.5 साल तक फील्ड में काम करने का कार्यक्रम है और जनसंवाद कार्यक्रम की फिर से शुरुआत होने जा रही है।
देखिए, अभी भिवानी जिले से कार्यक्रम शुरू किया है। वास्तव में तो मैं पहले भी ये कार्यक्रम करता ही रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोविड के दिनों में ये प्रवास रुक गए थे और स्वाभाविक है कि जैसे सारा सिस्टम रुका था, अगले उसके बाद 1 वर्ष तक हमने उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नए सिस्टम जो लागू किए, उसमें हेडक्वार्टर पर रह करके सारी चीज़ें नई शुरू की हैं। अब अगला 1 वर्ष, 1.5 वर्ष जो है वो फील्ड के लिए मैंने शुरू किया। ग्राम के जो प्रवास मैंने शुरू किया वो भिवानी जिले से 2, 3, 4 3 दिन का ये मेरा टूर प्रोग्राम है। इसके बाद तो वहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटने के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ना तो मुझे कोई संशय है, ना ही मुख्यमंत्री को कोई संशय है, और जिससे संशय है वो अच्छा जवाब दे पाएगा। गठबंधन अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा। तो मेरे को संशय है और ना सीएम साहब को संशय है। जहां बात किसी और के संशय की है वो बेटर जवाब दे पाएंगे। और मैं तो ये बोल सकता हूं कि 3.5 साल हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। 3.5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 5 साल इसी मजबूती से चलेगा, वही मुख्यमंत्री को है, और हम चलाएंगे भी प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले। तो जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजनीति अखाड़ा है, दो हाथ करके देख लें। दुष्यंत के सामने बीरेन्द्र सिंह हताश है। वहीं दिग्विजय ने सांसद ब्रजेंद्र सिंह को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो गठबंधन की मर्यादा निभाएं। दिग्विजय ने ऐसा नहीं करने पर जैसे को तैसा जवाब देने की बात भी कही। भाई अब वो कहते हैं कि गठबंधन होगा तो भी लड़ेंगे और नहीं होगा तो भी लड़ेंगे, तो ये तो राजनीतिक अखाड़ा है, इसमें दो हाथ करके देख ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें कोई संकोच थोड़ी है। मतलब इतनी सीनियर आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इतनी कमजोर बात करना, तो ये दिखाता है कि वो दुष्यंत चौटाला जैसे नौजवान के सामने विवश और मजबूर है, हताश हैं, निराश हैं। दुष्यंत का कॉम्पिटिटिव तौर पर कंपटीशन नहीं कर पा रहे, बल्कि अपनी लीडरशिप को सलाह दे रहे हैं। तो उनने पीछे रैली रखी 23 मार्च की रैली उनको कैंसिल करनी पड़ी या करी या जो भी हुआ। उनके बेटे कुछ कहते हैं, उनकी जो वाइफ हैं प्रेमलता जी वो कुछ कहती हैं, वीरेंद्र सिंह जी खुद कुछ कहते हैं। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल का अक्स है और चौधरी देवीलाल के अक्स से आज चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्णतः हार चुके हैं। मुझे इस बात में कहने में कोई दुराई। मैं अगर ये नाम नहीं लेता कि यहां का सांसद विजेंद्र सिंह जी है और नितानी साहब 90% से आप ये पूछ लेते ना कि यहां का सांसद कौन है, तो मैं लिख के बता सकता हूं। आधे लोग ये नहीं बता सकते कि सांसद कौन है हिसार का। बता सकते हो क्या? किसी ने बेरा ही नहीं, कहीं देखा तुमने सांसद? ये लोग जो कभी नजर ही नहीं आए और आज इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। गठबंधन की मर्यादा निभाई जानी चाहिए, नहीं तो जैसे को तैसा जवाब जरूर मिलेगा। साथ इस बात से सहमत हो कि नहीं? तो 2024 के चुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में दुष्यंत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 24 के लिए यही तैयारी है कि इस बार युवा सरकार हरियाणा प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को विधानसभा में देखना चाहते हैं और उसके लिए मैं ये मानता हूं कि चुनावी गेयर लग चुका है। अब अगला 1 साल लोगों के बीच में जाकर, चाहे वो 75% का वादा जो पूरा हुआ, चाहे और जो विषय थे, पेंशन हम उतनी नहीं बढ़ा पाए जितनी हम बढ़ाना चाहते हैं, और भी जो विषय हैं सबको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और सकारात्मकता से जाएंगे। दुष्यंत चौटाला जिसकी छवि बेदाग छवि, साफ छवि, नरम छवि और एक ठेठ हरियाणवी की जो छवि है, उसके नाम पर आशीर्वाद मांगेंगे। मैंने कल भी कहा कि जैसे केंद्र में मोदी का अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मोदी जी का, वैसे ही हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का ऑल्टरनेटिव नहीं है। दुष्यंत चौटाला को लोग आगे देखना चाहते हैं। ऐसा है कि कोई विरोध करे ना करे, हमारा परिवार संगठित है, हमारे विधायक संगठित हैं और उसका परिदृश्य आपके सामने समय समय पर आया है। हम मजबूत परिवार 10 लोगों का ऐसा खड़ा है, उसके बीच में कोई मनमुटाव कभी होता है तो बातें कई बार प्लेटफॉर्म पे भी आ जाती हैं, उनको क्लियर कर लिया जाता है। 10 से 45 की ओर हम अपने मिशन पे चल पड़े हैं। अब उसमें नाराज भी होंगे, उसमें कुछ मायूस भी होंगे,
कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होगा, मगर हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हम मुख्यमंत्री के जिला उपायुक्तों को जनता दरबार लगाने के आदेश के बाद प्रदेश के मंत्री भी लगातार जन समस्याओं को सुन रहे हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आने वाली शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। जींद में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने परिवेदना समिति की बैठक की है, जिसमें उन्होंने 15 से 14 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। भिवानी में भी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने 13 में से 7 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। लोहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को सुना। इस दौरान जेपी दलाल ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल को भिवानी से हो रही है और प्रदेश स्तर पर यह जारी रहेगी। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 6 अप्रैल को पन्ना प्रमुख अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ बताएंगे। जेपी दलाल ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, ये बात भी कही और हमारा लक्ष्य है सबको रोजगार देना। 2 से लेकर के 5 तारीख तक भवानी खेड़ा, भिवानी और तुसाम क्षेत्र में कई गांव में मुख्यमंत्री जाएंगे। रात्रि प्रवास उनका भवानी खेड़ा, तुसाम और भिवानी में होगा और जनसंवाद करके लोगों की हर गांव में जा कर के 2-2 घंटे लगा करके बड़े बड़े गांव में समस्याएं सुनेंगे। और भिवानी में इस बात से खुशी की लहर है कि मुख्यमंत्री जी गांव में आकर के उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। चुनाव के लिए तो हमारी पार्टी हमेशा ही तैयार रहती है, क्योंकि जो कल्याणकारी काम हम करते रहते हैं उसका असर है और हमारा संगठन मजबूत है। और 6 तारीख को हम पन्ना प्रमुखों के घर पर तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं और उससे पहले हम जो है हर गांव में हर बूथ का पन्ना प्रमुख बना देंगे। नहीं, बहुत सारी, मैं कहता हूं कि ये ग्रामीण क्षेत्र जो किसानों का इलाका है, यहाँ खारे पानी की ज़मीन है, वहाँ झींगा उत्पादन हो सकता है, उसमें सब्सिडी है। दूसरे कोई भेड़ पाले, कोई बकरी पाले, 50-50 लाख रुपए तक की बड़े प्रोजेक्ट में सब्सिडी है। छोटे प्रोजेक्ट भी हम जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब परिवार हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट, उसमें भी हम सहायता कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हर एक आदमी अपनी इज्जत की रोटी खाए, कमाए खाए और जो हमारा लोकतंत्र है इसमें जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनका वो लाभ उठाए। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश के 90% पंचायतों ने विकास के प्रस्ताव भेजे हैं। ई टेंडरिंग का कोई विरोध नहीं है। सरकार ने जो भी फैसला लिया है उससे प्रदेश की पंचायतें मजबूत हुई हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा गठबंधन मजबूत है और सब मजबूती से काम कर रहे हैं। जो हमारी पीआरआई है, जो पंचायत राज से जुड़ी प्रतिनिधि हमारी पंचायतें हैं, मेंबर और साहिबान हैं, समितियां हैं जिला, इनको कैसे और मजबूत किया। अब देखेंगे कि पहले कितना बजट पिछली सरकारों में देखा होगा, हमारे जो जिला परिषद था वहाँ 1 करोड़ रुपये जाता था। अब एज पर कैपिटा आप देखेंगे तो हमारी 2% जिले में 5 आता है एज पर कैपिटा। आप 15-16 करोड़ रुपये से लेके और 30-30 करोड़ रुपये तक का इसको हमने और बढ़ा देता है। आने वाले समय में और जो जिम्मेवारियाँ हैं हम हमारे देने के सरकार ने भी जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जो दोनों पार्टियों में संगठन का फैसला होगा। अभी इसमें बहुत समय है, आज इस पर कुछ टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कोई सही होगा। आज हम गठबंधन में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहे हमारी पार्टी के चाहे हम लोगों को ईमानदारी से हम लोगों की और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकें उस पर जो योजनाएं है और पारदर्शिता से समय लेकिन ये हम सबकी आज सरकार गठबंधन मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने अगला फैसला जब चुनाव पास आएगा।
जींद में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान बैठक में रणजीत चौटाला के सामने 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें 14 शिकायतों का मौके पे ही समाधान किया गया है। परिवेदना समिति की बैठक में रणजीत चौटाला ने छात्रा से दुर्व्यवहार करने वाले बस संचालक पे कड़ी कार्रवाई करते हुए बस का परमिट सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बिजली की स्थिति सबसे अच्छी है। दिया सख्ती से एसपी साहब से कि जितने लड़कियों के कॉलेज हैं उनके 10+2 सीनियर सेकेंडरी जहाँ गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पीसीआर सुबह शाम जब कॉलेज खुले तब बाद में भी, ताकि शहर में एक ठीक वातावरण बने। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस संसद से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी और पानीपत में प्रदर्शन किया है। रेवाड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई। 2024 में लोकसभा से पहले कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अपनी हार को सामने देखकर बीजेपी राहुल गांधी को निशाना बना रही है। वहीं पानीपत में भी लघु सचिवालय में जिला कांग्रेस प्रकोष्ठ के द्वारा सरकार के खिलाफ देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए धरना प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने करीब 1 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना रोष जताया। 1 अप्रैल को हिसार के अंदर हम लोग जो है स्टेट लेवल ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का कन्वेंशन होगा और उसमें हम लोग सब वहाँ पर एक अधिवेशन हम वहाँ कर रहे हैं जिसमें एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को हम बुलाएंगे और वहाँ पर भी ये मुद्दे बहुत हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि खतरे में संविधान खतरे में कैसे है। तो जब ये मोदी जी ने राहुल जी ने बार बार प्रार्थना की कि भाई मुझे एक बार कम से कम मेरे ऊपर दोषारोपण हुआ है तो मुझे एक बार पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने 1 बार कहा, 2 बार कहा, फिर जो है स्पीकर को जाकर के कहा कि जी मुझे बोलने का मौका दो। उन्होंने मुस्कुराकर ये कह दिया कि भाई मैं ये मौका नहीं दे सकता। ये ओबीसी जैसे इन्होंने बोला था कि भाई जो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है तो हम उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान नहीं। तो 2024 के आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी भी लोगों को लुभाने के लिए उनके घर घर तक जाने की तैयारी में लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले ओबीसी वोटरों के घरों तक पहुंचने का कार्यक्रम तय किया है। गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल को मानेसर से की जाएगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा गांव गांव जाकर घर घर जाकर केंद्र सरकार की नीति और योजनाओं को ओबीसी वोटरों तक पहुंचाने का काम करेगा। जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में फैसला हुआ था कि हम ओबीसी वर्ग को टच करने के लिए एक अभियान चलाएंगे और उस अभियान का नाम है गांव गांव चलो घर घर चलो। और ये जो हमारा 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है जिसको पूरे देश में हम धूमधाम से मना रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस दिन जो हमारा इस अभियान की शुरुआत है, इस अभियान को हम चला रहे हैं, तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गुरुग्राम से यहाँ मानेसर से जो है वो इसका शुभारंभ करेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ना हम उनका यहाँ करेंगे। और फिर एक मोहल्ले में जहाँ ओबीसी वर्ग ज़्यादा संख्या में रहता है वहाँ जा कर के एक कंप्लेंट जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का। वहीं राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा है कि दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 48 पर स्थित खिड़की दौला टोल प्लाजा ने वसूली की अपनी अवधि पूरी कर ली है या फिर नहीं। अब इसका जो जवाब है वो दिया गया। खिड़की दौला टोल प्लाजा NH 48 के दिल्ली गुड़गांव खंड पर स्थित है और उसकी रियायत अवधि पूरी हो गई है। टोल प्लाजा के साथ अनुभाग को रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार 1 मार्च 2023 से NHAI को स्थानांतरित कर दिया गया है।
तो ये सवाल राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा है। दूसरा सवाल ये पूछा कि क्या सरकार इस टोल प्लाजा के शुल्क संग्रह का ऑडिट करने की योजना बना रही है। जवाब ये आया कि नहीं, शुल्क प्लाजा केवल 1 मार्च 2023 से सार्वजनिक वित्त पोषित प्लाजा के रूप में चालू है। ये जवाब नितिन गडकरी सड़क व परिवहन मंत्री की तरफ से दिया गया है, जो सवाल राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उठाया। फिर अगला सवाल, तो लगातार ये जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं राज्यसभा में। एक तो टोल को लेकर के जो सवाल पूछा गया उसका भी जवाब आया, और शुल्क को लेकर के भी जो ऑडिट को लेकर सवाल था उसका भी जवाब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया है। तो प्रदेश के कई जिलों में नगरपालिका कर्मचारियों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को अंबाला, रोहतक और नारनौल समेत कई जिलों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के क्रमिक भूख हड़ताल को जारी रखा है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही है और इस वजह से कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। फिलहाल कर्मचारी 4 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के लिए वो मजबूर होंगे। जिला प्रधान वीरपाल कांगड़ा जी, देखिए, हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है। हम बार बार सरकार को टुकड़ों में आंदोलन करके चेताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक मतलब के कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। 29 अक्टूबर को जो सरकार ने कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत की थी, उसके पत्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो सरकार से हम बार बार यही वो गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार को संदेश भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारी नेताओं को बुलाकर बातचीत नहीं की और ना ही कोई अभी पत्र जारी किया। आज का हमारा जो हरियाणा भर में जो हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी है, उनका आज तीसरा दिन है ये कर्मी भूख हड़ताल का। इसमें हमारे फायर विभाग के कर्मचारी और नगर निगम में जितने भी सभी पदों के कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। ये 27 मार्च से 4 अप्रैल तक का हमारा ये कर्मी भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो है। अगर इसके बावजूद भी सरकार हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाती या हमारी मांग पूरी नहीं करती है, तो इसके बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा एक कड़ा कदम उठाया जाएगा, जो कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी कदम हो सकता है। पेरोल पर काम कर रहे हैं फायरमैन और ड्राइवर, उनको जो 2268 फायर ऑपरेटरों की स्वीकृत पद हैं उन पर मर्ज करने का फैसला हुआ था। 1000 रुपये मासिक रिक्स भत्ता देने का फैसला हुआ था, और मेडिकल अलाउंस का, जैसे अगर ड्यूटी दौरान किसी कर्मचारी के साथ कोई हादसा होता है तो उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा और सारा खर्च सरकार के द्वारा देने का फैसला हुआ था। जो 212 कौशल रोजगार के कर्मचारी हैं जो फायर विभाग में थे, उनको बाहर करने का फैसला हुआ था। लेकिन आज 5 महीने के बाद भी सरकार ने कोई पत्र जारी नहीं किया है। वापिस सरकार ने फायर विभाग के अंदर 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती को निकालने का काम किया है। अगर ये भर्ती सरकार पूरी करती है तो जो 10-10, 12-12 सालों से कर्मचारी लगे हुए हैं उनको बाहर का रास्ता करने का काम करेगी ये सरकार। इसलिए यही मांग है कि हमारी जो सरकार ने 29 अक्टूबर को हमारे साथ समझौता किया था उन। तो चलिए, इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।